नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम बीच बहस। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता। आज पेपर लीक पूरे देश की समस्या है। करीब हर राज्य में पेपर लीक के मामले हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चा लीक हो चुके हैं। परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने आनन फानन में 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें नीट में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया है। परीक्षा सुधारों के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 23 जून को जो होनी थी वह स्थगित कर दी गई है। वहीं परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून लागू कर दिया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पर्चा लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के सरकार बहुत सख्त है। इसको लेकर के सरकार एक कानून भी लेकर के आई है कि एंटी जो पर्चा लीक कानून है उसको लेकर के आई। ये कानून है क्या, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत 75 वर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के इतिहास में जी इस देश की प्रगति, देश में और विदेश में जो नाम कमाया है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के जो परिणाम थे। जिस शिक्षा से हमारे नवयुवक पढ़ कर के आगे निकले हैं और देश में उन्होंने मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के स्थान को प्राप्त किया है, उससे सामाजिक गतिशीलता दिखी है। और प्रवासी भारतीयों में अजय बंगा, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई और सत्या नडेला जैसे नामों ने ख्याति प्राप्त की है, जिसने देश को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के ओर स्थापित करने में योगदान दिया है। तो यदि इस शिक्षा प्रणाली में आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, जो अनेक नवयुवकों की हम खबरें पढ़ते हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि बहुत तनाव है, बहुत दबाव है, और उस तनाव और दबाव से न केवल युवक बल्कि उनके माता पिता भी संत्रस्त हैं। और ये कहीं न कहीं इस देश के समाज और हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठाता है। इनको लेकर जो ये कानून लाए हैं, ये एक बहुत ही सम्यक और समीचीन सामयिक मैं कहूँगा कदम है, जो इसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी। वस्तुतः इसकी जड़ में हमको जाना चाहिए, और वो जड़ ये है कि जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पूरी बाजार व्यवस्था पनप गई है, जिसमें हजारों करोड़ के लोगों के हित निहित हैं, वाणिज्यिक हित निहित हैं, जिसमें कोचिंग माफिया एक खड़ा हो गया है। जितने भी पेपर लीक की घटनाएं घटी हैं, यदि आप उनको देखें तो उसका जब खुलासा होता है तो तह में कोई न कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तार निकलते हैं। तो इसको ये एक बहुत ही और यही कारण है कि आप आए दिन पढ़ते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ हैं वहाँ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जो ये तरीका है, इसको हमको कहीं न कहीं इसका एक सर्वांगीण और संपूर्ण इसका हल ढूंढना होगा, और वो सर्वांगीण संपूर्ण हल का प्रथम कदम ये कानून है। सर, कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा माफिया हैं या जो नकल माफिया हैं, इन पर नकेल कसने के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाया है, जो कानून लेकर के ये एंटी पेपर लीक कानून जो अभी हाल फिलहाल में 21 जून को ही लागू किया गया है, सर, इसमें 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इससे क्या लगता है आपको, कहाँ तक, किस हद तक अंकुश लग पाएगा? इससे अंकुश लगेगा। देखिए, ये कहना कि ये एक आमूलचूल परिवर्तन ला देगा, तो इस देश में धारा 302 और 301 मृत्युदंड का प्रावधान रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हत्याएं होनी बंद हो गई, या इसी तरीके से अन्य अपराध उनके विरुद्ध भी बहुत सख्त कड़े कानून हैं। तो आए दिन हम रेप अथवा
महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं देखते हैं तो उसके लिए भी सख्त कानून बने हुए हैं। तो कानून बनाने मात्र से सभी समस्याओं का हल अपेक्षित नहीं होता। उसके लिए हमको जागरूकता लानी होगी। उसके लिए सब कुछ सरकार पर न निर्भर करके परिवार, व्यक्ति, समुदाय और समाज और शिक्षा व्यवस्था सबको इसमें सहयोग करना होगा। और इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, मेरी कुछ सोच है। पहली सोच तो ये है कि ये जो वन टाइम एग्ज़ाम दे करके आप या तो नीट में पार हो जाएंगे या तो आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो प्रणाली है, ये देखिए, जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भी भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, तो उसमें उनको 3 मौके मिलते हैं। अब किसी कारण से पहले मौके में ही फाउल हो जाए तो ये तो नहीं कि उनकी 4 साल की तपस्या वो वहीं पर खत्म हो गई। तो 3 मौके देने चाहिए। इसी तरीके से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में एक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको सैट बोलते हैं। उसमें साल में आप 5 बार एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अंक आप जिस प्रयास में लाएंगे उसको मान लिया जाएगा। तो उससे होगा ये कि एक तो बच्चे को साल में 5 बार जब देगा तो परीक्षा का जो एक भय है वो निकल जाता है। बिल्कुल। जिस चीज़ से वो अभ्यस्त हो जाएगा। और दो टेस्ट तो वो जाकर के ऐसे दे के आएगा कि भाई जैसे ड्रेस रिहर्सल कर रहा है, जरा एक बार पानी को, जैसे कोई तैराक या कोई तैराक नहीं बल्कि कोई ठंडे पानी में डुबकी लगाने जाता है तो पहले पाँव डाल के देखता है कि भाई कितना ठंडा पानी है। तो उससे वो थोड़ा सा मतलब वो उसका एक्सरसाइज करने से जो उसका भय रहेगा वो निकल जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम कानून की बात अगर कर रहे हैं पहले, तो कानून में जो कुछ कई सारे सज़ा का प्रावधान किया गया, अगर हम विस्तार से जानना चाहें कि किस सज़ा के लिए क्या प्रावधान किए गए। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको किस तरीके की सज़ा दी जाएगी, और अगर कोई इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल है तो उनको कैसी सज़ा का प्रावधान किया गया है, इस पर मैं विस्तार से आपसे जानकारी चाहूँगा सर। इसमें मूलतः वही आपने बताया कि जैसे वो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है जी। और 3 वर्ष से शायद 10 वर्ष तक। मैंने इसको पूरा विस्तार से पढ़ा नहीं है। मैंने अभी चूंकि 21 जून को ही आया है और आज हम 24 जून को बैठे हैं, तो मैंने इसका पूरा आद्योपांत अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो सूचना के माध्यम जिस तरीके से जो कानून है वो कानून, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लागू हुए हैं, लोगों तक पहुंचने में, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि जो कानून लाए हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। जिस तरीके से लोगों को जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो अपने आप में एक अलग तस्वीर पेश करेगी। सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, ये कानून बनने से पहले प्रशासन के पास कोई इस तरीके से कानून नहीं थे जो इस तरीके से सज़ा के प्रावधान थे उसमें या दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये कानून आने से आने वाले समय में कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मैंने अभी पहले आपको कहा ना कि देखिए, ये सोचना कि एक सख्त सज़ा के प्रावधान से वो जो दुष्प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, वो वस्तुतः एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी अपेक्षा है। जी। मानवीय प्रकृति में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ऐसे समाज में ऐसे होंगे जो कर देंगे इस तरह का। तो वो उस तरह की स्थितियों में संपूर्ण हल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो पहले ढील थी वो ढील इस सरकार का सराहनीय प्रयास है और इससे बहुत हद तक रोक लगेगी। बिल्कुल। आम आदमी जो घुस जाता था इसमें कि ठीक है, अगर हमको पेपर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, या हम इधर उधर लोग घोड़े दौड़ाने लगते थे कि किसी तरह से हमको पर्चा मिल जाए, तो वो प्रयास कम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, सरकार ने इसी को देखते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया है। जो नीट की परीक्षा थी उसमें कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए सीबीआई की जांच बैठा दी गई, जो अपने आप में एक बड़ी जांच होती है। क्या लगता है कि इससे किन किन लोगों के पर्दे खुलेंगे और कैसे जो हकीकत है वो सामने आएगी? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मूल बात एक बात करूँगा, बजाय ये कि जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, वो तो प्राथमिक उसका उद्देश्य है, लेकिन हमको इस सीबीआई की जांच से ये देखना है कि
ये पूरी व्यवस्था में कहाँ छेद रह गए, कहाँ गुंजाइशें रह गई, जिसकी वजह से इस तरह के कुप्रवृत्ति के लोगों ने अपना काम को अंजाम दिया। तो हमको वस्तुतः व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। और इसके मैंने आपको बताया, देखिए कोचिंग व्यवस्था, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो सिस्टम है, आप विदेशों में जाओ वहाँ कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से कुकुर मुत्ते की तरह से बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से ये अखबार में, एक तो अखबार में ऐड देना बंद हो, ये जिस तरह का विज्ञापन, जैसे डॉक्टर एक विज्ञापन नहीं कर सकता, एक वकील विज्ञापन नहीं कर सकता, इसी तरीके से यदि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको विज्ञापन की अनुमति या टॉपर को सामने रख करके, ये वस्तुतः ये एक भूख है कि किसी तरीके से हमारे केंद्र के 100 बच्चों में से 90 बच्चे पास हो जाएं, और उससे फिर हम 2-4-500 आर्थिक लाभ हो जाए, आर्थिक लाभ हो, बड़ा मोटा मुनाफा कमाएं। तो ये उस प्रवृत्ति को, उस पे कैसे अंकुश लगेगा, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें 5 मौके मिलते हैं साल में। तो हर परीक्षा के लिए इनको 5 मौके दे करके, और खास तौर से नीट, और मैं यूपीएससी वगैरह की तो बात नहीं करूंगा, नौकरी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इस तरह की परीक्षाएं हैं, नीट की है या क्लैट है या यूजीसी का नेट है, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, उसमें तो हमको ये, अच्छा फिर ये परीक्षाएं मूलतः एक ढर्रे की तरह हो गई हैं, और इसीलिए इसमें कुछ लूप। और दूसरा मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन, यानी कागज कलम की जो परीक्षा होती है, उससे बेहतर परीक्षा होगी। सर, इसमें मैं आपसे एक सवाल भी लेना चाह रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेहतर क्या विकल्प होता है जिस पर फोकस करना चाहिए सरकारों को और जो एजेंसियां हैं उनको? देखिए, ऑनलाइन परीक्षा को टेक्नोलॉजी के माध्यम से फुल प्रूफ या त्रुटि रहित बनाया जा सकता है। और जब आप ऑफलाइन परीक्षा करते हैं तो उसमें पेपर छपता है जी, पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का उसमें संलिप्तता होती है, जो कि औपचारिक संलिप्तता होती है, जो कि जरूरी है, और उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जब ऑनलाइन होगा तो एक सेंट्रल सर्वर से आपने उस पेपर, अब सेट का एग्जाम है, अमेरिका कराता, अमेरिकन सिस्टम कराता है, और हिंदुस्तान के बच्चे बैठते हैं। इसी तरह से आइल्ट्स का एग्जाम होता है, तो वो विदेश में कोई संस्था है वो कराती है, और यहाँ के बच्चे बैठते हैं। तो वो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से आप अगर करेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, और उसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की चूक या भूल या त्रुटि या कुत्सित दुष्प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। बिल्कुल। सर, जो परीक्षाएं होती हैं उसमें धांधली को लेकर के सरकार काफ़ी कुछ कदम उठा रही है, जिसमें सीबीआई जांच तो बैठा ली थी, इसके साथ ही साथ जो एनटीए के महानिदेशक थे उनको भी हटा दिया गया है। तो क्या लगता है सरकार के इन कदम से क्या कुछ फायदे होंगे, और जो परीक्षार्थी हैं उनको कितना विश्वास मजबूत होगा? देखिए, जहाँ तक एनटीए के महानिदेशक को हटाने की बात है, तो जब फौज हारती है तो सेनापति को तो अपना पद छोड़ना ही होता है जी। और जब फौज जीतती है तो सेनापति को तमगे भी मिलते हैं। तो उसके तहत, और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं पूरी टीम जो एनटीए की थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई खामी रही जी। तो वो टीम में तो आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित था, और वो सरकार ने बहुत सही कदम उठाया। बिल्कुल, मैं सरकार के इन सभी चारों कदमों का स्वागत करता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। परंतु इसके अतिरिक्त मैंने ये जो 3-4 बातें कही कि आप बच्चे को सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर इस पार उस पार मत करिए, आप उसको 5-6 मौके दीजिए, 7 मौके दीजिए। उससे एक तो ये होगा कि ऑनलाइन कीजिए, और एक तो ये होगा कि उससे जो तनाव, आत्महत्या, इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को लगता है कि अब कभी, ये देखिए आप, जो सचिन तेंदुलकर हैं वो भारत रत्न क्रिकेटर थे, तो वो भी पहली गेंद पे आउट हुए, विराट कोहली पहली गेंद पे आउट हुए अभी हाल में विश्व कप में। तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल।
तो उसके लिए बच्चों को मौके अधिक देने चाहिए, अधिक चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता पारदर्शिता हो और उसके अंदर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे के विज्ञापनों पे पूरा प्रतिबंध हो, क्योंकि ये जितना कमाते हैं उसका मैं समझता हूँ 50% से अधिक या 60% से अधिक तो विज्ञापन पे खर्च करते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनको विज्ञापन मिलते हैं उनका भी हित इसमें घुस गया है। इसी तरीके से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, जो पीजी चला रहे हैं उनका, मतलब एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। तो इस अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी और हमारा समाज झेल रहा है। बिल्कुल सर, अगर हम जांच की बात करते हैं तो जिस तरीके से सरकार ने जो 4 कदम महत्वपूर्ण उठाए हैं उसमें अगर देखें तो एक जो सबसे एक अहम जो कदम उठाया गया वो एक कमेटी गठित की गई है 7 सदस्यीय, जो इस तरीके जो घटनाएं में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जांच करेगी और तकरीबन 2 महीने के भीतर में ही, अभी आज ही बैठक होनी है, बैठक में ये है कि 2 महीने के भीतर आप अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो क्या लगता है कि इससे जो सच्चाई है या जो चीज़ जो सामने आई है वो चीज़ सामने आ पाएंगी? बिल्कुल, राधाकृष्णन कमेटी गठित की गई है और राधाकृष्णन जो प्रोफेसर राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने इससे पहले नेक के जो शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन और आकलन करती है उसका भी एक अपना पूरा एक मसौदा तैयार किया था। तो मैं समझता हूँ वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके मार्गदर्शन में जो अन्य 6 लोग हैं वो भी बहुत अनुभवी और शिक्षाविद हैं और वो इसको गहराई से, उसमें एक गुलेरिया साहब हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं। तो वो बहुत ही हाई पावर कमेटी है, बहुत ही मैं कहूँगा अनुभवी और प्रख्यात लोगों की कमेटी है। बहुत ये क्यों सरकार वास्तव में सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके और बहुत सही समय पे निर्णय लिए हैं और मैं समझता हूँ ये कमेटी कुछ ठोस ऐसे सुझाव देगी, ऐसे मार्गदर्शन देगी जिससे कि इस समस्या को काफ़ी हद तक हम सुलझा पाएंगे। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से कई बार देखा जाता है कि जो जो परीक्षार्थी होते हैं वो तो कहीं ना कहीं नकल करते ही करते हैं। कई बार पूरा का पूरा जो सेंटर होता है, जो परीक्षा केंद्र होता है, वो भी इस मामले में पूरा संलिप्त पाया जाता है। अगर वो इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए किस तरीके की सज़ा का प्रावधान किया गया है? क्या कुछ उनके ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से कानून के जरिए, उसके बारे में बताएं। तो मैंने आपको बताया, मैंने अभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसको गहन इसका अध्ययन कर सकूं, लेकिन ये निश्चय ही मैं आपको कह सकता हूं कि देखिए, जब भी कानून सख्त होते हैं तो उसके साथ महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि उन कानूनों का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट, उनको लागू कितना सख्ती से किया जा रहा है। अब देखिए, हमारे यहाँ देश में कानून तो है कि हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कितना प्रवर्तन कितना अच्छा है ये देखने की बात है। कानून तो है कि सीट बेल्ट लगाइए, लेकिन कितना प्रवर्तन अच्छा है उस पे अब आप देखिए, छोटे कस्बे, छोटी गलियों में इसमें कई स्तर पर, समाज के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, पेरेंट्स के स्तर पर, पेरेंट्स को ये समझाने की आवश्यकता है, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि एक इम्तिहान से जिंदगी के सारे फैसले नहीं होते हैं। बिल्कुल। सर, कई बार पेपर क्वालिफाई ना कर पाने के कारण कुछ बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो आत्महत्या तक की जो कदम होता है वो उठा लेते हैं, तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस आत्महत्या की प्रवृत्ति से बचें और तनाव से दूर रहें? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जो सोचते हैं वही सब कुछ अंतिम सत्य नहीं है। अगर आप किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, यदि आप ये मानते हैं कि भविष्य के गर्भ में बहुत अच्छी चीज़ें छुपी हैं, हो सकता है आप शायद इसीलिए नहीं उसमें चयनित हो रहे हैं क्योंकि आपको उससे बेहतर काम करने के लिए नियति ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने वो तय कर रखा है और आपको वहाँ ले जाएगी। और मैं आपको इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जो बहुत
महत्वाकांक्षी परीक्षाओं में बैठे, सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सफलता हासिल की। तो ये सर एक चीज़, अभी आप कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे थे, जिस तरीके से मतलब अपने देश की अगर बात करें तो कोचिंग संस्थानों की भरमार है। वो मतलब भ्रामक विज्ञापन दिखाते हैं, उसके बाद में छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनका दोहन करते हैं। इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्या एक पेरेंट्स के तौर पर हमारी भी कुछ भूमिका हो सकती है? क्या सरकार ही इसमें सिर्फ अंकुश लगा सकती है? मैंने बताया ना आपको, देखिए पहले तो सरकार के लेवल पर तो ये है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ उनकी विज्ञापन के ऊपर पूर्ण रोक लगनी चाहिए जी। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, रेगुलेशंस बनने चाहिए इनके ऊपर। एक जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक नियामक संस्था है। तो वो विश्वविद्यालयों को बांध कर रखती है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जो कि विद्यार्थियों के या विश्वविद्यालय हेतु जो नियम बने हैं उनका उल्लंघन हो। तो इसी तरह से ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नियामक संस्था की ज़रूरत है और इनके एडवर्टीजमेंट्स बंद होने चाहिए। इसी तरीके से फिर मैंने कहा ना आपको, बार बार वही बात कहूँगा कि एक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनेक अवसर एक वर्ष में, जिससे कि खास तौर से जो स्थायी परीक्षाएं जैसे मैं नीट एक स्थायी परीक्षा है, वो हर साल होगी। इसी तरीके से जैसे ये आपका क्लैट है जो लॉ के लिए होता है, या नेट है, ये हर साल होता है। तो वो स्थायी परीक्षाएं हैं, तो उनके लिए ये होना चाहिए। मैं ये परीक्षाएं सिर्फ मैं प्रतियोगी परीक्षाएं नौकरी वाली जैसे यूपीएससी है या किसी को सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि अनेक अवसर दें। ये मूलतः जो विद्यार्थियों के लिए स्थायी परीक्षाएं, उसके लिए। सर एक सवाल रहा है जो लोगों के बीच काफ़ी कौतूहल का विषय रहा है, हर ओर उसकी चर्चा हुई है कि नीट की परीक्षा में जो 720 में से 720 अंक 100% लेकर के आए और जो बच्चे लेकर गए उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या सर ये स्वाभाविक है कि इतने नंबर ला सकते हैं या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ी के आसार हो सकते हैं? देखिए सर, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना कहूँगा कि मैं एक पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी था, स्वर्ण पदक भी लाया विश्वविद्यालय में, स्कूल की परीक्षाओं में फर्स्ट क्लास भी लाया। लेकिन जिस साल मुझे स्वर्ण पदक आया, आप यकीन मानिए मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 61% मार्क्स हैं। इसी तरीके से हमारे समय में जो बोर्ड टॉप करता था उसके 80%, 82% नंबर होते थे। अब ये 100 में से 100 मेरे तो समझ के बाहर है कि 100 में से 100 कल को, अब इसके बाद तो फिर क्या 100 में से 110 आएंगे? हम ये तो कुछ समझ में नहीं आती। इतने बड़ी संख्या में जो लोग निकल करके आ रहे हैं। खैर ये तो जांच का विषय है, जो कमेटी आई है, कमेटी बैठेगी। तो कंप्यूटर ही 100 में 100 ला सकता है, मानवीय भूल तो 100 में 100 नहीं ला सकता। बिल्कुल, तो ये कमेटी का है। और इस तरीके से बिल्कुल जो हमारी चर्चा रही है, चर्चा में अगर आप देखिए तो जो सरकार ने जो परीक्षा की जो शुचिता है उसको भंग करने वालों पर काफ़ी अंकुश लगाने की कोशिश की है। एक कानून लेकर के आई है जिससे कि ये जो नकल माफिया हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो इस तरीके से सरकार की जो कदम उठाएगी वो काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। सर आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने अभी बताया कि आप लोग अपने एकाग्र होकर अपनी जो परीक्षा है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आप एकाग्रचित रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।